Good morning, children. In our previous class, we studied about industrial regions and one of the major industry, the iron and steel industry. In that, we studied about the distribution of iron and steel industries in India and in the world. And also we studied the case study of TISCO, Tata Iron and Steel Company, Jamshedpur and Pittsburgh in USA. As in my previous class, I told you that the world's major industries are iron and steel industry, textile industry, information and टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी कहते हैं, इंडस्ट्री. ओके, सो हम लोग जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ ली. वी स्टडीड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. टुडे we will study textile industry and information technology industry. And this iron and steel industry, these are the older industries. ये जो है older industry है, पुराना older industry है. और information and technology industry, it is an emerging one, emerging industry, or we call it a sunrise industry. ओके, ये हम लास्ट फर्स्ट क्लास से फर्स्ट पार्ट से आपको बता के दे रही हूँ कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इंडस्ट्री है एंड वी कॉल इट अ सनराइज इंडस्ट्री. ओके, सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द ओल्डर इंडस्ट्री, बहुत पुराने समय से यहाँ ये विश्व में है. और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दैट इज़ द एमर्जिंग इंडस्ट्री, और वी कॉल इट अस सनराइज इंडस्ट्री. So today we are going to study about the textile industry and the information and technology industry. आप स्क्रीन में देखिए, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है और कॉटन क्लॉथ, फिर उसके बाद शीप से वूल और वूलन क्लॉथ. तो वीविंग क्लॉथ फ्रॉम yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute and flax have been used for making cloth. तो इससे कॉटन से, वूल से, सिल्क से, जूट से एंड फ्लैक्स से जो है कॉटन हम जो है कपड़े बनाते थे. तो कॉटन का क्या है, कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट से उसका रॉ मटेरियल है, कॉटन मिलता है, उससे कपड़ा बनता है. फिर शीप है, शीप से क्या हमको मिलता है, वूल मिलता है, उससे वूलन क्लॉथ बनाते हैं. फिर सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त होता है, उससे सिल्क क्लॉथ बनाते हैं. फिर जूट प्लांट है, जूट, उससे जूट मिलता है, फिर जूट बैग है, कारपेट है, ये सब हम जो बनाते हैं. फिर फ्लैक्स प्लांट जिसको हम पटसन कहते हैं, उससे लिनन प्राप्त होता है. उसका जो स्टम्प होता है ना, स्टम्प को यूज़ करके उससे लिनन प्राप्त करते हैं और उससे लिनन क्लॉथ बनाते हैं. सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन दैट. उसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसके आधार पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसके हम डिवाइड कर सकते हैं. और इसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल जो यूज़ करता है उसको हम फाइबर बोलते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइबर लिखते हैं, फाइबर. ओके, तो ये फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इस तरीके से फाइबर्स के आधार पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नेचुरल एंड
मैन मेड फाइबर के आधार पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फाइबर क्या है, दो प्रकार का है, एक है नेचुरल एंड मैन मेड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उसके रॉ मटेरियल फाइबर के आधार पर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एंड फाइबर आर द रॉ मटेरियल। ओके, तो फाइबर क्या है, ये दो प्रकार का होता है, एक मैन मेड है, एक नेचुरल है। तो नेचुरल क्या क्या है जो हम लोग पहले देखे, कॉटन है, ओके, कॉटन, वूल, देन जूट, सिल्क एंड लिनेन। ओके, एंड मैनमेड में क्या आता है जो आप लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, पॉलिस्टर है, ओके, देन नाइलॉन है, रेयॉन है, ये सारा जो है क्या मैनमेड फाइबर है। तो आप आपके टीवी स्क्रीन में देखे होंगे, देखिए आपके टीवी स्क्रीन में दिया है, ठीक है। एंड नाउ आज जो हम लोग लेसन पढ़ेंगे वो सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल से, ये सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट है ना, जैसा कॉटन इंडस्ट्री है, वूल इंडस्ट्री है, जूट है, सिल्क इंडस्ट्री, लिनन है, लेकिन आज हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके, in this lesson we are going to study about the cotton textile industry. The term textile is originated from the Latin word texture which means to weave. जो term textile जो है ये Latin word texture से बना है जिसका meaning है बुनना। The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. Till the Industrial Revolution, cotton cloth was made using hand spinning techniques and looms. तो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? यानी कि मशीनों का आविष्कार हुआ। 17th और 18th सेंचुरी में जो है मशीन का आविष्कार हुआ। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार करने के बाद जितने भी इंडस्ट्री थे उसमें मशीनों का प्रयोग होने लगा। ओके, सो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट इज आफ्टर 18th सेंचुरी, जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आए तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी परिवर्तन आया। उससे पहले जो भी काम होता था दैट वाज बाय हैंडलूम से होता था, ठीक है, हैंडलूम होता था, हैंडलूम, एंड हैंडलूम से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी कपड़ा बुनते थे। लेकिन आफ्टर 18th सेंचुरी पावरलूम्स वेर इन्वेंटेड, पावरलूम्स हुआ। ओके, पावरलूम मशीनों से जो काम करते हैं, द powerlooms were invented and a big change had come to the production of cotton टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मशीनों का आविष्कार होने के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन ब्रिटेन। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ये ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। आप और एक बात याद रखिए, ये जो वर्ड मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, 18th सेंचुरी में जो मैनचेस्टर, दैट इज इन यूके में, मैनचेस्टर में सबसे पहले, मैनचेस्टर में यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मशीनों के द्वारा करने लगे। तो इससे जो है वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत लार्ज, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पर होने लगा। एंड इससे जो है कि चीप एंड गुड क्वालिटीज़ ऑफ फैब्रिक्स प्रोड्यूस थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जो यूनिट्स है जो मशीन के द्वारा उत्पादन होने के कारण बहुत भारी मात्रा में जो है उत्पादन होने लगा और ये क्या है, चीप होने लगा। क्योंकि जब भी उत्पादन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वस्तु बहुत ज़्यादा होने से, उत्पादन ज़्यादा होने से डिमांड मतलब कम होता है, यानी कि जो रेट है वो कम होता है, जो दाम है वो कम होने लगा। तो कम दाम में जो है कपड़े बिकने लगे और उनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। तो चीप एंड गुड क्वालिटीज ऑफ फैब्रिक्स प्रोड्यूस थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। और ब्रिटेन के जो ये मैनचेस्टर है, इट इज़, ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का
हब माने जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुए और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर कॉटन का उत्पादन होने लगा। तो मैनचेस्टर नाम आप याद रखिए। ओके, सो नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या था, कैसा था। रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमारे इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसा था। हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि हमारे जो कॉटन इंडस्ट्री सूती वस्त्र उद्योग था वो बहुत गुणवत्ता के दर पर था। ठीक है, तो इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। ब्रिटिश से पहले यानी कि 17th सेंचुरी से पहले इंडिया के जो सूती वस्त्र उत्पादन होता था उसकी गुणवत्ता मतलब बहुत ही उच्च था, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी के सूती वस्त्र उत्पादन भारत में होता था। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंडस्पिन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट। इसका एक बहुत अच्छा मार्केट था विश्व में। इसका भारत का जो कॉटन उत्पादन था उसका बहुत मांग थी। उसका जो प्रमुख जो कपड़े उनके बारे में आप देखिए, दैट इज़ द मुस्लिन ऑफ ढाका, द चिन्स ऑफ मसूलीपट्टनम, द कैलिकस ऑफ कैलिकट एंड द गोल्ड ब्रोड कॉटन ऑफ बनपुर, सूरत एंड वडोदरा। तो ये जो कपड़े थे इसका बहुत डिमांड था, विश्व में इसका बहुत डिमांड था। दिस क्लोथ्स वेर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। इसके क्वालिटी और डिज़ाइन से ये पूरे विश्व में ये मतलब जाना जाते थे और इसका बहुत डिमांड था। ये आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में भी है। जब हम लोग हिस्ट्री के लेसन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो भारत का इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ये बहुत फ्लरिश था, लेकिन इसका बहुत सारी समस्याएं थी। चैलेंज फेस्ड बाय द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो क्यों ये हमारा जो टेक्सटाइल था क्या किससे चल रहा था, हैंडलूम से। ओके, तो हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये हाथ से हो रहा था इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय लगते थे और समय लगने के कारण जो कपड़े इनसे बनते थे इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा दाम होता था और टाइम कंज्यूम बहुत होते थे। ठीक है, सो दिस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप and good qualities of fabrics through machines। तो हमारे जो ट्रेडिशनल कॉटन मिल थे, जो हमारे भारत के जो सूती वस्त्र उद्योग थे, वो पश्चिम के देशों के यांत्रिकरण के सामने, यांत्रिकरण से औद्योगिकरण से जो कपड़े बनते थे उसके सामने टिक नहीं सके। क्यों नहीं टिक सके, क्योंकि उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, कंपटीशन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, क्योंकि उसका जो औद्योगिकरण से जो प्रोडक्शन होता था, यांत्रिकरण से जो प्रोडक्शन होता था उसमें क्या होता था, बहुत मात्रा में होते थे और जिसके कारण वो चीप क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे। लेकिन हम जो है हैंडलूम से करने के कारण कपड़े के जो उत्पाद होता था वो कम होता था, जिसके कारण दाम बहुत ज़्यादा होता था, जिस कारण ये जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये पश्चिम के यांत्रिकरण टेक्सटाइल के साथ कॉम्पीट या प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। एंड इंडिया, इसीलिए इंडिया का फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल जो है वो एस्टैब्लिश हुआ मुंबई में 1854 में। ओके, तो फर्स्ट जो मिल, टेक्सटाइल मिल जो हमारा इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ दैट इज़ 1854 इन मुंबई में ये सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन उससे पहले 1818 में, ओके, 1818 कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन कुछ कारण वजह से उसको बंद कर दिया। ठीक है, 1818 में। लेकिन 1854 में फर्स्ट मुंबई में टेक्सटाइल मिल जो है मुंबई में एस्टैब्लिश हुआ। तो वाई, क्यों ये मुंबई में एस्टैब्लिश हुआ, क्यों, वाई दिस मिल एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के टाइम बहुत सारा फैक्टर्स जो है चाहिए। आपको याद है क्या क्या है वो,
यस रॉ मटेरियल चाहिए, वेरी गुड, देन लेबर चाहिए, ओके तो ये सारे हम लोग पढ़े थे। तो द फर्स्ट रीज़न बिहाइंड दिस दैट इज़ द वार्म क्लाइमेट, यहाँ के जो क्लाइमेट थे ये इसके लिए अनुकूल थे, द वार्म क्लाइमेट एंड द वार्म क्लाइमेट क्योंकि मॉइस्ट क्लाइमेट इसके लिए चाहिए और ये जो है यहाँ पर प्राप्त था। और दूसरा था रॉ मटेरियल, यहाँ पर रॉ मटेरियल ईजली रॉ मटेरियल यहाँ पर आराम से मिल जाते थे। एंड तीसरा था सी पोर्ट था, फिर मार्केट अवेलेबल था, ओके एंड ट्रांसपोर्ट था। तो ये सारा रीज़न है जिसके कारण यहाँ पर तो द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सी पोर्ट, लेबर are the factors which result in the rapid expansion of the industry in this region। क्योंकि स्किल लेबर भी मिलते थे यहाँ पर और ये आराम से मुंबई महाराष्ट्र और गुजरात से मिल जाता था, लेबर्स मिल जाते थे। और सी पोर्ट था, मुंबई का सी पोर्ट से जो है मशीनों का आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे और जो प्रोडक्शन होता था उसका एक्सपोर्ट करता था। और रेलवे नेटवर्क था जिसके कारण ट्रांसपोर्ट करके मार्केट वगैरह में ले जाने के लिए आराम हो गया। तो इसीलिए ये रीजन से मुंबई में 1854 में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुआ। But nowadays this industry has spread to other parts of India like Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Puducherry and Panipat। ठीक है, ये जो है इंडिया के दूसरे पार्ट में स्प्रेड हुआ because humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and non-weight losing raw material। क्योंकि इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए ह्यूमिडिटी, वो क्या है, ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। नाउ वी कैन क्रिएटेड ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी को क्रिएट कर सकता है। और रॉ कॉटन जो है दैट इज़ प्योर और इसका वेट लॉस नहीं करता है। तो हम लोग जो रॉ मटेरियल है एक स्थान से दूसरे जगह पर लेके जा सकते हैं। क्या है इसका रॉ मटेरियल, कॉटन। लेकिन शुगर केन, जब हम लोग शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि शुगर केन जो है वहीं पर शुगर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होते हैं जहाँ पर शुगर केन मिलता है। क्यों? क्योंकि शुगर केन एक दिन से ज़्यादा रखने से उसका जूस जो है समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए शुगर केन को उसी के पास ही जहाँ रॉ मटेरियल प्राप्त होता वहीं पर इंडस्ट्री हम एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन कॉटन के साथ ऐसा नहीं है, कॉटन रॉ मटेरियल को हम कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि उसकी गुणवत्ता हमेशा बना रहता है। इसीलिए ये इंडस्ट्री जो है भारत के दूसरे स्टेट में भी, दूसरे पार्ट में भी एस्टैब्लिश होने लगा। एंड अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का। तो फर्स्ट था मुंबई, ओके। नेक्स्ट हम लोग अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात स्टेट में है। और ये जो है साबरमती रिवर के पास ये टेक्सटाइल मिल है, साबरमती रिवर के पास। एंड जो अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुआ 1859 में, 1859 में, ओके। एंड इट इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। हम लोग मैनचेस्टर हम लोग पढ़े कहाँ पर है? यूके में है। तो कोई भी पर्सन के साथ अब हम लोग कंपेयर कब करते हैं? जैसा भी आप देखिए, आपके स्कूल में कोई अच्छा से चेस खेलते हैं तो उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? विश्वनाथन आनंद के साथ, है ना। अभी कोई अच्छा से क्रिकेट खेलता है, बैटिंग करता है उसमें, तो हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? सचिन के साथ। देखो वो सचिन के जैसा बैटिंग करता है ना। तो ये जो अहमदाबाद है हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर के साथ, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, साबरमती रिवर के पास ये है। एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई, मुंबई के बाद ये सेकेंड टेक्सटाइल सिटी है, लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है। एंड
Favorable locational factors are responsible for the development of the textile industry in Ahmedabad. अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होने का बहुत सारा फैक्टर्स है. फर्स्ट फैक्टर है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल यहाँ पर ईजिली अवेलेबल है क्योंकि कॉटन जो प्लांट्स होता है वो कहाँ पर है, गुजरात महाराष्ट्र में होता है, तो ईजिली अवेलेबल है. द इंडस्ट्री इज वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया विच ensures an easy availability of raw material, जिसके कारण easily raw material मिल जाता है. and the climate यहाँ पर humid climate है which is good for spinning and weaving, and the plain land, वहाँ पर plain land है which is suitable for the establishment of the mills, and skilled and semi-skilled laborers are easily available from Gujarat and Maharashtra. Okay, and a well developed रोड एंड रेलवे नेटवर्क है वहाँ पर विच प्रोवाइड ए गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच प्रोवाइड एन ईजी एक्सेस टू द मार्केट. रेलवे लाइन है वहाँ पर, रोड है जो यहाँ के जो भी प्रोडक्शन है उसको मार्केट तक ईजिली ले जाते हैं. एंड दूसरा मुंबई पोर्ट. मुंबई पोर्ट प्रोवाइड्स फैसिलिटी लाइक एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स एंड इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी. जितने भी मशीन्स है वो ये पोर्ट से इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है उसको वहाँ मुंबई पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो दीज आर ऑल द फेवरेबल कंडीशन जिसके कारण अहमदाबाद में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुआ और वहाँ पर बहुत फ्लरिश हुआ. दैट्स वाई इट्स नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. लेकिन बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर है. चैलेंजेस फेस्ड बाय द अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फर्स्ट है ड्यू टू द एमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री, सेवरल टेक्सटाइल मिल्स इन दिस एरिया हैड क्लोज्ड. बहुत सारे नए टेक्सटाइल सेंटर्स इंडिया में खोले गए जिसके कारण यहाँ के बहुत सारे मिल जो है बंद हो गए. और नेक्स्ट रीज़न है नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स. मशीनों में नवीकरण ना होने के कारण भी कुछ मिलें वहाँ पर बंद हो गए. तो लेकिन फिर भी वहाँ पर मिल है और ये एक हमारे इंडिया के एक हब माना जाता है, कॉटन टेक्सटाइल के एक हब माना जाता है अहमदाबाद. ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओसाका. ओसाका इट इज़ इन जापान. ये जापान में है. ओसाका इन जापान. नेक्स्ट कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ जापान. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान एंड इट इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहता है. एंड द जोग्राफिकल फैक्टर्स विच हेल्प द इंडस्ट्री टू डेवलप आर अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेन लैंड. यहाँ पर प्लेन लैंड है एंड वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है विच इज़ गुड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, वो वहाँ पर है. एंड द रिवर योडो, वहाँ पर जो रिवर है योडो, इट्स प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर वहाँ पर ईजिली अवेलेबल है. एंड लोकेशन ऑफ पोर्ट, वहाँ पर पोर्ट है विच हेल्प्स इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. वहाँ पर सारा रॉ मटेरियल क्या है कॉटन टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल कॉटन, ये सारा इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से एंड एक्सपोर्ट्स द टेक्सटाइल. और जो उत्पादन हुआ प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल. सारा जो है इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल, वहाँ पर कॉटन नहीं है. तो उनका कमिटमेंट देखिए, वो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है, आयात करके जो उत्पाद जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसका वो एक्सपोर्ट करता है. एंड कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम Egypt, India, China and USA. And the finished product is mostly exported and has had a good market due to good quality and low price. और जितना भी प्रोडक्शन वहाँ पर होता है उसको वो निर्यात करते हैं क्योंकि इसके अच्छे क्वालिटी के कारण और कम दाम के कारण पूरे विश्व में इसका वहाँ जापान का ओसाका का जो कॉटन क्लोथ है उसका पूरा डिमांड है. तो अभी हम लोग दो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़े, एक इंडिया में अहमदाबाद पढ़े और जापान में ओसाका पढ़े. और मैनचेस्टर का मैं पहले ही बता दिया था और ये दोनों को जो है मैनचेस्टर के साथ कंपेयर करता है.
ओके, अभी आपके स्क्रीन में देखिए क्लियर से, अभी अब तीनों क्षेत्र के बारे में बता के दे रही हूँ। मैनचेस्टर देखिए, और मैनचेस्टर में क्या, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द फर्स्ट मैकेनिस्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप इन मैनचेस्टर इन यूके में हुआ था। और सेकंड अहमदाबाद में, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। ओसाका जो जापान में इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। तीनों को देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, इट इज़ जो मैनचेस्टर है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट बैंक रिवर इरवल के पास है, रिवर इरवल के पास है। और अहमदाबाद का जो है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। और ओसाका जो है, इट इज़ लोकेटेड नियर द योडो रिवर। और नेक्स्ट है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैनचेस्टर में भी है, अहमदाबाद में भी है एंड ओसाका में भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन है। और नेक्स्ट, इट इज़ द कॉटन टेक्सटाइल हब ऑफ द वर्ल्ड। मैनचेस्टर जो है, इट इज़ नोन एज द कॉटन टेक्सटाइल हब ऑफ द वर्ल्ड। एंड अहमदाबाद क्या है, इट इज़ द कॉटन टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और ओसाका क्या, इट इज़ द कॉटन टेक्सटाइल हब ऑफ जापान, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो आप ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ पर 3 बताए, मैंने मुंबई के बारे में बताया इंडिया में। फर्स्ट जो इंडिया में मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुआ, वो मुंबई में 1854, 1880 में कोलकाता में हुआ था, लेकिन कुछ रीजन से उसको बंद कर दिया, ठीक है। फिर 1859 में अहमदाबाद में हुआ। फिर उसके बाद भारत के बहुत सारे क्षेत्र में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसको हम आईटी इंडस्ट्री कहते हैं। और इसको नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। ओके, इसको ही हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। एंड ये एमर्जिंग इंडस्ट्री है। अभी देखिए, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सब जानते हैं, आईटी क्या है, आईटी के क्षेत्र आपको मालूम है। मैं एक एग्जाम्पल आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो बुक दिया है उसका एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। उसमें बताया गया है कि कैलिफोर्निया में एक बच्चा जॉन जो है काम कर रहा है, और वो काम आईटी में काम कर रहा है। उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो काम करते हैं और शाम को उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर बंद करके उसका जो इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या वो कलेक्ट किया और क्या क्या उसमें प्रोसेस किया, उसको वो बेंगलुरु के एक दूसरे प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल के पास भेज देता है, और वहाँ वो अपने काम से वापस चला जाता है। और दूसरे दिन जब बेंगलुरु में जो रीना नामक वो बच्ची जब उठती है तो उसको एक मैसेज मिला रहता है, और वो काम को जॉन ने जो काम अधूरा छोड़ा उसको वो पूरा करती है, ठीक है। फिर ये काम वैसे चल रहा है, मतलब एक जन बेंगलुरु में है और एक जन कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में, और दोनों वहाँ पर बैठकर काम कर रहा है। ऐसा काम कर रहा है जैसा कि दोनों पास पास बैठकर काम कर रहे हो, जबकि दोनों 2 कंट्री में बैठकर काम कर रहे हैं। तो ये आईटी में ही ऐसा हो सकता है। अभी भी आप लोग देखिए, लॉकडाउन के टाइम है, अभी हम लोग देखते हैं तो जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स है वो क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, उनको ऑफिस जाने का ज़रूरत नहीं है, वो घर में बैठकर ही काम कर रहा है। तो ये सब किसके द्वारा होता है, आईटी का एक डेवलपमेंट है, आईटी के द्वारा। अभी मैं जो आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ इसका भी एक इसी के डेवलपमेंट के द्वारा है। अभी हम लोग लॉकडाउन टाइम में देखते हैं कि प्रधानमंत्री जितने भी चीफ मिनिस्टर, वर्चुअल मीटिंग होता है उनका, है ना, वर्चुअल मीटिंग, वहाँ पर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी बैठे रहते हैं और हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं। ये सब किसके द्वारा हुआ? ये आईटी का डेवलपमेंट के द्वारा हुआ है। तो ये भी एक इंडस्ट्री है और ये emerging industry and it is known as the sunrise industry. It deals with the storage, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है? स्टोरेज करता है, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले क्या होता था कि अभी हम लोग कहीं स्कूल में जाते हैं, अभी आप जीपी बंद हॉस्पिटल में जाने से देखे आप आपके आधार कार्ड देते हैं, नंबर देते हैं, तो पूरा आपका इंफॉर्मेशन वहाँ पर कलेक्ट होता है, ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन मालूम होता है और इंफॉर्मेशन देते हैं। और आप कोई डॉक्टर के पास देता है, ब्लड टेस्ट करता है, तो उनका रिपोर्ट भी ब्लड बैंक से जो है ब्लड बैंक से डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट आ जाता है। तो ये सारा किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर के द्वारा। तो आज टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल ड्यू टू ए सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, political and socio-economic events. The location of these industries are influenced by the resource availability, cost and infrastructure. The major IT hubs are the Silicon Valley, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली जो है आईटी का हब्स है, एंड बेंगलुरु इंडिया का जो बेंगलुरु है। अदर आईटी हब्स इन मेट्रोपोलिटन सिटीज ऑफ इंडिया आर मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई एंड अदर सिटीज आर गुड़गांव, पुणे, ट्रिवांड्रम, कोची एंड चंडीगढ़। तो आप ये देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर एक कंपैरिजन दिया है सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड नियर द रॉकी माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका। बेंगलुरु इज लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम वेयर इट गेट्स द नेम सिलिकॉन प्लेट्यू। And the area has temperate climate. Silicon Valley का climate कैसे? temperate है, and the area was a mild climate. बेंगलुरु का जो climate है वो भी mild है, and the pleasant climate with an attractive and clean environment, plenty of space for development and future expansion. और बेंगलुरु में the city was considered dust free with low rents and low cost of living, and Silicon Valley good access to market and skilled workforce, and बेंगलुरु में है availability of skilled managers with वर्क एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से बेंगलुरु का जो आईटी हब है इसको सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के साथ कंपेयर किया है। तो ये जो लेसन में हम लोग देखें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी टिस्को को किसके साथ कंपेयर किया था? पिट्सबर्ग के साथ। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग देखें अहमदाबाद को मैनचेस्टर के साथ, एंड ओसाका को भी मैनचेस्टर के साथ कंपेयर किया है। और बेंगलुरु में आईटी जो आईटी इसमें बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के साथ कंपेयर किया है। तो ये लेसन यही समाप्त होता है। तो आज हम लोग इसमें बहुत जो चीज़ पढ़े उसका एक जस्ट मैं जल्दी से रिवीजन बता के आ रही हूँ। व्हाट इज़ इंडस्ट्री हम लोग पढ़े, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, उसमें हम लोग इंडस्ट्री पढ़े, व्हाट इज़ इंडस्ट्री। फिर हम लोग देखे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखे, फिर उसके बाद हम लोग देखे रॉ मटेरियल के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन कितना होता है, फिर साइज़ के आधार पर इंडस्ट्री का कितना क्लासिफिकेशन होता है, फिर ओनरशिप के आधार पर, फिर हम लोग फैक्टर्स पढ़े दैट इज़ अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़े, फिर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड पढ़े, फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड पढ़े, फिर पिट्सबर्ग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज हम लोग पढ़े, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इतना हम लोग पढ़े, इतना हम लोग ये लेसन में पढ़े। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे, और स्टे होम, स्टे सेफ।